गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। कुछ तो सर्वर का प्रॉब्लम था, वो सॉल्व हो गया, रिजॉल्व हो गया अभी। और आज हमारा बोर्ड भी जो है वो हैंग करने की कोशिश में है। अब इससे ऊपर तो कोई टेक्नोलॉजी अभी है नहीं बोर्ड में, अच्छा बोर्ड है, फिर भी कभी कभी समस्या आ जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को और समझते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन करेंगे। सीटेट में कई नंबर का आता है और बाकी जगह भी। बेसिकली एक ऐसा टॉपिक है जिसपे पूरी पेडागोजी सब कुछ आज के समय में बेस्ड है ना। आसान सा टॉपिक है, बिल्कुल क्यूट सा टॉपिक है। बहुत ज्यादा टेक्निकल बातें नहीं पढ़नी है, कुछ बातें हैं विद्यांशी, ज्यादा दुखी मत हो भाई, जो जरूरी है, याद रखने लायक है। अदरवाइज एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, इसको बहुत टेक्निकल नहीं बनाना है क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है ना। चलिए आते हैं, समझते हैं कहानी क्या है। सभी को गुड इवनिंग भाई, है ना, सभी को गुड इवनिंग। स्टार्ट करें, समझे। चलिए, तो अगर हम बात करें चाइल्ड सेंटर्ड एंड जो आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, उससे पहले हमें इमोशंस की 3 थियोरीज पढ़नी थी। उसके बाद हम आएंगे आपके चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे, है ना। थियोरीज ऑफ इमोशन में और कुछ क्वेश्चन हमको करने थे। उसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं है किस चीज को समझने में, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन को समझने में। कल मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी तो आपका ऑफ था, परसों हम मिले थे, बट कुछ तो पता नहीं क्या हुआ था। परसों कोई वॉइस का इशू था, तो जो लोग लाइव थे उनको तो पता है, बाद में वो वीडियो हटा दिया गया था तो पता नहीं लगा होगा आप लोगों को। अदरवाइज अदरवाइज हम लोग डेली मिल रहे हैं। ठीक है जी। तबीयत अभी बेटर है यार, थोड़ा सा बैक पेन है, बाकी सब बढ़िया है। सिंह नाम मेंशन कर दिया भाई आपका। चले, एक ही टाइम पर उदय सर की भी क्लास से भी पढ़ रहे हैं। हाँ, एक एक क्लास आप छोड़ दीजिए, या तो ये वाली या तो वो वाली। उसके बाद दूसरी क्लास जो है आप रिकॉर्डेड देख लेना, क्योंकि उनकी जो क्लास है आज यूट्यूब पे है, मेरी क्लास ऐप में है ना। उनको वही फ्री स्लॉट मिल पाया है, स्टूडियो कई बार वो नहीं होते फ्री। और 9 बजे मेरी क्लास होती है यूट्यूब पे, तो उस चक्कर में एक साथ 2 क्लासेस आपको देखने को मिल रही हैं। स्टार्ट करें आज की कहानी। हाँ, नहीं मेरा कोई खास कसूर नहीं है भाई, आज का सेशन लेट होने में आपके सर्वर की बड़ी खास समस्या है। अदरवाइज मैं एकदम समय पे शुरू कर चुकी थी आज क्लास। पीएनजी कब मिलेंगी? होपफुली यार। कोई कह रहा है हॉस्पिटल होके जाओ, नहीं इतनी भी तबीयत खराब नहीं कि हॉस्पिटल जाना पड़े। अभी तो इस उम्र में भगवान की दुआ से आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि हॉस्पिटल जाना पड़े। एक बार आयरन चढ़वाया था, बट वो एडमिट करने वाली स्थिति कभी नहीं आई। देखिए, थियरीज ऑफ इमोशंस, इवन मैं दवाइयां भी नहीं लेती हूँ कभी, फीवर में भी अपने आप ठीक हो जाता है, कोरोना भी ऐसे ठीक हो गया था। देखिए एक बार, देखिएगा, याद नहीं करनी होती ना, सीडीपी को समझना होता है। फटाक से समझते हैं कहानी क्या है। थियरीज ऑफ इमोशंस। आज छोटा ही सेशन रखेंगे। बारिश हो रही है भाई, बढ़िया बारिश हो रही है आजकल दिल्ली एनसीआर में। और उतना भी अभी ये वाला सेशन रखेंगे, थोड़ा सा छोटा ही रखेंगे। चलिए समझते हैं थियरीज ऑफ इमोशंस, यानी संवेगों के सिद्धांत या संवेग के सिद्धांत, यानी इमोशंस से रिलेटेड जो थियरीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। संवेग के सिद्धांत ये हम कह सकते हैं, संवेग के सिद्धांत या संवेग से संबंधित सिद्धांत। इमोशंस जो है हमारे, हमने लास्ट सेशन में इमोशनल इंटेलिजेंस एंड ऑल पढ़ा था, ठीक है ना। कोई बात नहीं मीनाक्षी, वो कवर हो जाएंगे, आपकी एनसीईआरटी समरी मैं करा दूंगी। जेम्स लैंग, यूट्यूब पे भी देख लेना एक बार। जेम्स लैंग, वैसे मैं पूछ लूंगी कि ऐसा क्यों है। जेम्स लैंग की एक थियरी है। अब इमोशंस की थियरीज स्पेशली एक विशेषता नजर आती है कि पेयर में दी गई है। पेयर समझते हैं आप, 2 लोगों का जोड़ा जिसको हम कहते हैं, पेयर में दी गई है। तो पहली थियरी है जेम्स लैंग की, है ना, विलियम जेम्स, और इनका लैंग का फर्स्ट नेम मुझे याद आ नहीं रहा है अभी। तो विलियम जेम्स की अगर हम बात करें, जेम्स लैंग की थियरी है जो फर्स्ट थियरी है किसकी, जेम्स, विलियम जेम्स। और कार्ल लैंग थे, या इनका फर्स्ट नेम मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, बट आपको फर्स्ट नेम पूछा नहीं जाएगा, जेम्स लैंग दोनों साथ में पूछेगा। तो ये जो जेम्स लैंग की थियरी है इमोशंस की, इसकी एक व्यक्ति हैं जेम्स, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं जेम्स, जेम्स लैंग की थियरी, इसकी इमोशंस की, जेम्स लैंग थियरी कहा जाता है इसको, संवेग का, जेम्स लैंग का सिद्धांत। अब इन्होंने अपनी थियरी प्रपोज की तो क्या कहा इमोशंस के बारे में, ये देखना। ठीक है जी, बताइएगा। वो उसको उसको कहते हैं ह्यूरिस्टिक। जो यूली क्वेश्चन पूछ रही है ना, जूली,
ह्यूरिस्टिक कहते हैं उसको, कि रवि है एक बच्चा है जो अप्लायंसेस को ठीक करता है। हो सकता है आपको गलत आंसर कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे मिल रहा हो या हमारे यहाँ भी बाई चांस मिल रहा हो, तो उसको ठीक कर लेना। ह्यूरिस्टिक है उसका ऑफिशियल आंसर, 2018 का क्वेश्चन है, सीटेट में आया हुआ। फिजिकल रिस्पॉन्स स्टिमुलेट इमोशंस, कौन कह रहा है? जेम्स लैंग कह रहे हैं कि जो फिजिकल रिस्पॉन्स है, शारीरिक प्रतिक्रिया है, क्या है? फिजिकल रिस्पॉन्स, फिजिकल, एक साथ सारी पीएनजी मिल जाएंगे इतना पक्का है। फिजिकल रिस्पॉन्स, फिजिकल रिस्पॉन्स स्टिमुलेट्स इमोशंस। इसका मतलब क्या हुआ भाई? जो शारीरिक प्रतिक्रिया है, शारीरिक प्रतिक्रिया, शारीरिक अनुक्रिया या प्रतिक्रिया, शारीरिक प्रतिक्रिया संवेगों को उत्तेजित करती है, उत्तेजित करती है। या आप कह सकते हैं कि शारीरिक प्रतिक्रिया से संवेग उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना? शारीरिक प्रतिक्रिया से संवेग जो है वो उत्पन्न होते हैं। इतनी बात क्लियर है या नहीं? शारीरिक प्रतिक्रिया क्या है? फिजिकल रिस्पॉन्स या फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जिसको हम कह रहे हैं। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या है? आपका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है और आप पाते हैं कि आपको पसीने आ रहे हैं, तो आप पाते हैं या तो आप बहुत स्ट्रेस में हैं या आप डरे हुए हैं। ये क्या हुआ? ये जो फिजिकल रिस्पॉन्स है, ये जो शारीरिक प्रतिक्रिया है, इसने क्या किया? स्टिमुलेट किया। किसको? इमोशन को। कौन सा इमोशन? फियर का इमोशन। तो शारीरिक प्रतिक्रिया आपको दिख रहा है, आपकी हार्ट बीट बहुत बढ़ी हुई है, आपका बीपी बढ़ गया अचानक से, आपको पता लगेगा कि भाई मैं स्ट्रेस में हूं, है ना? मैं क्या हूं? स्ट्रेस में हूं। तो फिजिकल रिस्पॉन्स क्या करता है? स्टिमुलेट करता है इमोशंस को, ऐसा जेम्स लैंग की थियरी कहती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। दूसरा जो पेयर है, जो दूसरा सिद्धांत है, ये बिल्कुल एक एक लाइन में समझने वाले हैं, वो है कैनन बार्ड का। कैनन और बार्ड दो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक हाइपोथेसिस या एक थियरी दी इमोशंस की। वो कहती है इमोशंस ब्रिंग फिजिकल रिस्पॉन्स, जस्ट इसका ऑपोजिट। यानी शारीरिक प्रतिक्रिया से संवेग आ रहे थे कि दिल की धड़कन बढ़ी हुई है, पसीने आए हुए हैं, तो ये क्या? शरीर की प्रतिक्रिया है, और इससे इमोशन आया है कि आप डरे हुए हैं, आप घबराए हुए हैं। ये बात हुई जेम्स लैंग की थियरी में। कैनन बार्ड की थियरी में क्या होगा? कैनन बार्ड की थियरी में होगा इमोशंस ब्रिंग फिजिकल रिस्पॉन्स, यानी जो इमोशंस हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं, उससे शारीरिक प्रतिक्रिया आती है। वो क्या है? महसूस क्या कर रहे हैं? आपको बहुत स्ट्रेस है ना? आपको बहुत स्ट्रेस है, आपका जो स्ट्रेस है वो बहुत ज्यादा है, आप डर महसूस कर रहे हैं, और डर महसूस करने की वजह से आप ये देख रहे हैं कि आपको पसीने आने लग गए। तो इमोशन से पसीने आने लग गए, इमोशन से फिजिकल रिस्पॉन्स है। तो इमोशंस ब्रिंग फिजिकल रिस्पॉन्स, कैनन बार्ड कह रहे हैं, जो दूसरी टाइप की थियरी हुई इमोशंस की। सबका अलग अलग मानना है ना, सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं अपनी अपनी बात कहते हैं। तो कैनन बार्ड की थियरी कहती है, कैनन बार्ड की थियरी कहती है, क्या कहती है? कि इमोशंस ब्रिंग, यानी जो संवेग हैं, इमोशंस ब्रिंग फिजिकल रिस्पॉन्स, फिजिकल रिस्पॉन्स। तो जो आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जो आपके इमोशंस हैं, संवेग हैं, संवेगों से, संवेगों से, संवेगों से शारीरिक प्रतिक्रिया होती है। यानी आपको डर महसूस हो रहा है और आपके हाथ कांपने लग जाते हैं, है ना? हो सकता है आपकी धड़कन बढ़ जाती है क्योंकि आप फियर महसूस कर रहे हैं। आप खुशी महसूस कर रहे हैं तो आपकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, है ना? ये क्या हुआ? फियर से क्या हुआ? कांपना हो सकता है, या फिर हार्ट बीट का अप होना, हार्ट बीट का बढ़ना हो सकता है ना? शिवर कर सकती है बॉडी, कांपना, या फिर हार्ट बीट, हार्ट बीट क्या अप हो गई।
ठीक, क्योंकि आप डर महसूस कर रहे थे, आप जॉय महसूस कर रहे हैं। जॉय समझते हैं खुशी, यानी आप बहुत खुश हैं आज और आपकी आंखों से खुशी के आंसू आ रहे हैं, खुशी, है ना, टीयर्स आ गए कि यार इतनी खुशी है कि खुशी के आंसू हैं। ठीक है, तो फिजिकल रिस्पॉन्स बाद में आया, पहले इमोशन आया। ये कौन कह रहे हैं? कैनन बार्ड कह रहे हैं। जस्ट इसका ऑपोजिट कौन कह रहे थे? जेम्स लैंग कह रहे थे। जेम्स लैंग कह रहे थे भाई पहले कांपना शुरू हुआ होगा तब आपके दिमाग ने इमोशन फील किया होगा कि आप डर रहे हैं, हार्ट बीट आपकी बढ़ गई होगी तब आपको पता लगा होगा यार मैं तो स्ट्रेस ले रहा हूं। ऐसा होता है ना कई बार कि आप देखते हैं और किसी बच्चे को कोई घर में डेथ हो गई मान लीजिए, या कुछ और कोई समस्या हो गई, बहुत डांट दिया टीचर ने, सबके सामने बेइज्जती हो गई, इस तरह की कोई भी एक घटना घट गई, बाद में आप देखते हैं उस समय बच्चे ने इमोशन फील किया होगा बहुत ही डर का या स्ट्रेस का। आप देख रहे हैं 4 दिन बाद बच्चे को बुखार हो गया, मतलब उसी दौरान बच्चे को बुखार हो गया, किसी को कोई बेहोश हो जाएगा। तो ये क्या है? इमोशन से फिजिकल रिस्पॉन्स आया है। इमोशन फील किया कौन सा? एकदम से अचानक से शॉक में चला गया, वो फियर का, एंगर का, वॉट और सैडनेस का, और वो बेहोश हो गया, या फिर बुखार आ गया, या फिर कांपना शुरू हो गया। तो पहले इमोशन आया, फिर फिजिकल रिस्पॉन्स यानी शारीरिक प्रतिक्रिया हुई, आपके शरीर ने एक प्रतिक्रिया दी। जबकि जेम्स लैंग क्या कह रहे थे? इससे पहले वाली जो थियोरी थी आपकी जेम्स लैंग की, वो जस्ट ऑपोजिट कह रही थी। वो कह रही थी कि, और दोनों ही बातें सही हैं अपनी जगह, वो कह रही थी जब आप फिजिकल रिस्पॉन्स आता है, जब आप में भाई आपकी हार्ट बीट बढ़ी हुई है तो वो इमोशन लेके आता है, आपको पता लगेगा कि हार्ट बीट बढ़ी हुई है तो इसलिए मैं डरा हुआ हूं, या आंखों में आंसू आए हैं तो या तो मैं खुश हूं, जो भी जैसी भी सिचुएशन होगी वहां। ठीक है ना? तो ये क्या, फिजिकल रिस्पॉन्स स्टिमुलेट करता है इमोशंस को, कि जो भी शारीरिक प्रतिक्रिया है आपकी उससे इमोशन आएगा। ठीक है, आपके ऐसे ऐसे हाथ कांपने लग जाए मान लीजिए, आप इमोशन क्या आ रहा है? मुझे डर लग रहा है या मैं सैड हूं, तो ये पहले फिजिकल रिस्पॉन्स आया, बाद में आपका इमोशन आपने एसोसिएट किया। यहां पे क्या हो रहा था? पहले इमोशन डर लगना शुरू हुआ, फिर आपने देखा बुखार चढ़ गया बच्चे को डर की वजह से, उसकी पिटाई कर दी थी किसी ने, या वॉटेवर। अब थर्ड एक थियरी है जो और इंटरेस्टिंग है। थर्ड थियरी क्या कहती है? थर्ड थियरी है शेक्टर सिंगर की। अब शेक्टर सिंगर क्या कहते हैं भाई? शेक्टर सिंगर कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ इमोशंस। डिपेंड किस पे करेंगे? इमोशंस डिपेंड करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ इमोशंस पे। विवेचना क्या करते हैं आप? किसकी? संवेगों की। तो शेक्टर सिंगर की अगर हम बात करें, शेक्टर सिंगर, ठीक है ना, ये भी 2 लोग हैं, क्लियर है बात? शेक्टर सिंगर क्या कहते हैं ये समझते हैं। ये कैनन बार्ड हो गए, ये आपको मिल जाएगा, सारा सेव कर लिया है मैंने। कैनन बार्ड, कैनन बार्ड का सिद्धांत हो गया। शेक्टर सिंगर की अगर हम बात करें तो सेक्टर लिख देती हूँ, या शेक्टर भी लिख सकते हो, हिंदी में तो कैसे ही कर लो। शेक्टर सिंगर, ये दोनों क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं इमोशंस वो हैं जो आप इंटरप्रेट करते हैं, वॉट यू इंटरप्रेट, यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ इमोशंस मैटर करता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ इमोशंस क्या है आपकी, उस हिसाब से आप इमोशन फील करेंगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ इमोशंस यानी आपने विवेचना क्या दी है, खुद को कहानी क्या सुनाई है। जो बात कहीं ना कहीं चार्ल्स हॉर्टन कूले कह रहे थे कि मैं वो नहीं हूं जो मैं सोचता हूं, मैं वो भी नहीं हूं जो तुम मेरे बारे में सोचते हो, मैं वो हूं जो मैं सोचता हूं कि तुम सोचते हो। मतलब आई एम नॉट वॉट यू थिंक आई एम नॉट वॉट आई थिंक आई एम वॉट यू थिंक आई थिंक आई एम। मतलब मैं वो हूं जो मैं खुद तुम्हारी नजरों में मैं जो खुद को देख पा रहा हूं, या तुम्हारी नजरों में मैं क्या हूं, इसकी कहानी जो मैंने खुद को सुनाई है। ये वैसी सी बात है कि इंटरप्रिटेशन, मैंने क्या कहानी खुद को सुनाई हुई है वही मैं हूं। ठीक है ना? तो इंटरप्रिटेशन ऑफ इमोशंस की जब हम बात कर रहे हैं तो संवेगों की विवेचना से संबंधित है। संवेगों की विवेचना पर निर्भर करेंगे कि क्या इमोशन है। इंटरप्रिटेशन, क्या आपने खुद को सुनाया है। इसको ऐसे समझते हैं कि भाई आपको पसीने आ रहे हैं, अब जरूरी थोड़ी एक ही कहानी है,
पसीने आ रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं कि भाई गर्मी ज्यादा शायद इसलिए आ रहे होंगे, है ना। या फिर आपकी हार्ट बीट बहुत तेज है, तो आपने खुद को कहा हार्ट बीट तेज है, अच्छा अरे ये तो इसलिए तेज है क्योंकि कुत्ता पीछे पड़ गया था और मैं भाग के आया हूं अभी। तो ये क्या हुआ, इंटरप्रिटेशन है। आप पेपर देने गए, आप थोड़े से नर्वस हैं, आप कह रहे हैं अरे कोई नहीं मैं तो बहुत बढ़िया करूंगा, ये तो नॉर्मल है। मतलब आपने इंटरप्रेट क्या किया है, खुद को कहानी क्या सुनाई है। कराऊंगी क्वेश्चन, डोंट वरी यार शकुंतला। इंटरप्रिटेशन ऑफ इमोशंस यानी संवेगों की विवेचना, और क्वेश्चंस मैं यूट्यूब पे भी अलग से भी करा रही हूं, तो वो एक्स्ट्रा में भी कर सकते हो, नहीं तो मैं ऐप में भी डलवा दूंगी, मैं बोल भी देती हूं आज। ठीक है जी, बात इतनी बात क्लियर है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ इमोशंस यानी संवेगों की विवेचना, संवेगों की विवेचना यानी हम इंटरप्रेट क्या करते हैं इमोशंस को। ठीक है ना। आपको आंसू आ रहे हैं तो आंसू आना तो आप कहोगे अरे कोई दुखी होगा, लेकिन इंटरप्रिटेशन क्या है कि आप खुश हैं इसलिए खुशी के आंसू आ रहे हैं, ये इंटरप्रिटेशन है। जनरली एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन जैसे ज़ेज़ोंग का आया एग्जाम में, वो भी तो थियरी ही है, वो भी क्या है, थियरी ही तो है। तो इंडिपेंडेंट होते हैं उनके अनुसार इमोशंस। वैसे ही कल को अगर इसमें से कुछ आ जाए तो 1 नंबर आपका जाए ना। और बाकी जो एग्जाम्स है सीटेट के अलावा, वहां तो कोई भरोसा होता ही नहीं है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना ऋतु, जैसे ऋतु अभी कह रही हूँ आपकी क्लास बहुत अच्छी लगती है मैम, अब ये क्या हुआ, कोई आ सकता है जिसने नया नया एडमिशन लिया हो, 4 दिन पढ़ाई की हो, अब उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा इमोशंस का, यार समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, या फिर ये तो सिर्फ इंग्लिश में बता रहे हैं, इंग्लिश में बता रहे हैं। अब आपने पहले ही खुद को ये कहानी सुनानी शुरू कर दी कि समझ में नहीं आ रहा, तो आपके इमोशंस गए ना, टर्न ऑन हो गए उसी तरह से, अब समझ में आएगा ही नहीं अगर आना भी होगा तो। जबकि धीरे धीरे लर्निंग ग्रेजुअल होती है, हमें खुद को भी समय देना होता है, टीचर के स्टाइल को समझने में भी समय देना होता है, और बहाने नहीं ढूंढने होते कि समझ नहीं आ रहा, देखना होता है कहां समझ नहीं आ रहा, किस स्टेप पे समझ नहीं आ रहा, उसको समझने की कोशिश करेंगे, इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे, दोबारा पूछेंगे, दोबारा देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, उसको दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इमोशंस क्या है, इंटरप्रिटेशन है, किसके अकॉर्डिंग, शेक्टर सिंगर के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। हाँ ठीक है, साउंड कट रहा है, नहीं अब कुछ नहीं कट रहा है, अब ये सब नहीं चलेगा, परसों हो गया था ये सब। चलिए, ज़ेज़ोंग कहते हैं कि इमोशन और कॉग्निशन इंडिपेंडेंट हैं, दिल और दिमाग का कोई संबंध नहीं है, बाकी सब कह रहे हैं इंटर रिलेटेड है भाई। ठीक है ना। तो जेम्स लैंग फिजिकल रिस्पॉन्स, शारीरिक प्रतिक्रिया से, शारीरिक प्रतिक्रिया क्या हो सकती है, हार्ट बीट का अप होना, हार्ट बीट अप है, आपने अंदाजा क्या लगाया, इमोशन क्या जनरेट हुआ, फियर है भाई, डर लग रहा है, जबकि हो सकता है आप भाग के आए हो, दौड़ के आए हो, तो वो यहां पे जॉय, खुशी महसूस हो रही है इसलिए आंसू आ गए। शेक्टर सिंगर क्या कह रहे हैं, या खुशी महसूस हो रही है इसलिए आप स्माइल कर रहे हैं। शेक्टर सिंगर कह रहे हैं इंटरप्रिटेशन क्या है इमोशंस की, भाई चाहे दिल का धड़कना हो, चाहे आंसू का आना हो, आपने खुद को जो कहानी सुनाई कि यार मैं तो बस ये तो हल्का सा दुख है, या मैं तो निकल जाऊंगा इस सिचुएशन से, या फिर क्या है, आपकी हार्ट बीट इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि आप दौड़ लगा के आए मान लीजिए अभी, तो उसको ये थोड़ी कहेंगे डर लग रहा है मुझे इसलिए हार्ट बीट बढ़ गई है। तो इंटरप्रिटेशन क्या है इमोशन की, वो उस पर डिपेंड करेगा कि इमोशंस एग्जैक्टली कैसे फील हो रहे हैं। ठीक है ना। कैसे एक सोल्जर को पेन में भी वो हंस जाता है, गोली लग के भी वो लड़ जाता है, और एक व्यक्ति जिसको जरा सी पिन चुभ जाए और वो रोते रोते सांस नहीं लेता है ना, उसके जीवन में सबसे बड़ा दुख हो जाता है, कुछ भी हो जाए जीवन में हल्का सा भी। तो ये क्या है, ये हमारी इंटरप्रिटेशन ऑफ इमोशंस है। ठीक है ना, क्लियर है। हाँ हाँ खैरुल करेंगे भाई, रिकॉर्डेड मिल जाएगी ना योगिता ये वाली क्लास भी। चलो, नहीं आती तनु, ठीक है। एक पेज पर ये रहा, एक पेज जेम्स लैंग फिजिकल रिस्पॉन्स से इमोशंस आ रहे हैं, यानी शारीरिक प्रतिक्रिया से संवेग आ रहे हैं। कैनन बार्ड कह रहे हैं इमोशंस से फिजिकल रिस्पॉन्स आ रहा है, कि पहले क्या महसूस किया उसके बाद फिजिकल रिस्पॉन्स आएगा। दुख महसूस कर रहे हैं, आंसू आएंगे, तो क्या हुआ, फिजिकल रिस्पॉन्स। यहाँ पे पहले आंसू आएंगे फिर सोचोगे कि अच्छा दुख महसूस कर रहे हैं। शेक्टर सिंगर कह रहे हैं जो आप सोचना चाहो वो हो जाएगा। आपने इंटरप्रेट किया अरे आंसू तो आ रहे हैं लेकिन ये खुशी के आंसू हैं, तो ये शेक्टर सिंगर की बात हो गई। कैसे कैप्टन विक्रम बत्रा जो है हंसते हंसते जान दे देते हैं, या फिर लड़ते लड़ते जान दे देते हैं, तो वो इंटरप्रिटेशन है अपने इमोशंस की, कि आप कैसे डायरेक्ट कर रहे हो। कैसे उनकी जो फियांसे थी वो पूरा जीवन निकाल देती है, वो इंटरप्रिटेशन है कि हो गया यार मेरा अब, है ना। तो मतलब कुछ भी हो सकती है उस तरह से। तो ये हम कर चुके हैं क्वेश्चन कि ज़ेज़ोंग का मानना है कि इमोशंस और कॉग्निशन, दिल और दिमाग इंडिपेंडेंट है, बाकी सभी लोगों के हिसाब से इंटर रिलेटेड है, इंटरट्वाइंड है, इंटीग्रेटेड है। ठीक है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन, कौन सा एक इमोशन है, हम पहचान चुके थे फियर, बाकी तीनों क्या है, दिमाग से रिलेटेड है। ये एक क्वेश्चन है जो आप कर सकते हैं, एक बार पढ़िएगा इसको। द स्ट्रेस परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशंस, दिस फैक्ट रिफ्लेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स, यानी परीक्षाओं में तनाव का प्रदर्शन, जब पेपर आता है तो हम क्या हो जाते हैं, हाँ तीनों अपनी अपनी जगह सही हैं, बस आपको याद रखना है किसने क्या कहा है। तो परीक्षाओं में तनाव का प्रदर्शन, यह तथ्य निम्न में से किस रिश्ते को दर्शाता है, यानी एग्जाम आता है तो स्ट्रेस आता है, एग्जाम बोले तो स्ट्रेस, ठीक है। तो स्ट्रेस ओमिशन ये हमने पढ़ा है कोई, स्ट्रेस ओमिशन, कॉग्निशन इमोशन, हाँ ये हमने पढ़ा है। परफॉर्मेंस एंजाइटी ये हमने पढ़ा नहीं है बट ये होता है। कॉग्निशन और कंपटीशन का यहाँ कोई रोल नहीं है। पेपर है आज इसलिए आप स्ट्रेस में हैं, ये क्या है, कॉग्निशन, दिल और दिमाग का रिश्ता है। स्ट्रेस किस वजह से है, पेपर है। लेकिन जो इसमें सही उत्तर है वो ज्यादा सही उत्तर है परफॉर्मेंस एंजाइटी। जब आपको स्टेज पे परफॉर्मेंस करनी हो, जब आपको किसी दिन प्रदर्शन करना हो किसी चीज का, तो वो क्या है, प्रदर्शन की चिंता होती है कि मुझे अच्छा परफॉर्म करना है। यहाँ पे कॉग्निशन एंड इमोशन भी सही है, दोनों में से किसी पे भी नंबर आपको मिल सकता है, दोनों सही हैं, बट ज्यादा बेटर जो है वो परफॉर्मेंस एंजाइटी है कि कोई आप परफॉर्म करने जा रहे हैं उस दिन, उस चीज की एंजाइटी आपको है जिसमें कॉग्निशन एंड इमोशन अपने आप अंतर्निहित है। तो दोनों ही सही है, बट सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग जाओगे तो कॉग्निशन इमोशन ज्यादा चांसेस है कि ये सही मान लेंगे क्योंकि वो सिलेबस में है, ठीक है। तो दोनों ही यहाँ पे हम मान के चलेंगे। सीटेट में हो तो बी लगा देना, किसी और एग्जाम में हो तो सी लगा देना। चलिए खैर, ये तो आज की बात थी जिसमें हमने कॉग्निशन और इमोशन पे चर्चा की। और अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक काम करेंगे कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को समझने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को समझने का प्रयास करेंगे। अब आपके ज्यादा टॉपिक्स है नहीं सीटेट वालों के, तो बाकी लोगों का तो अब क्लास हो ही जाएगी अलग। एक तो हमें करना है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, क्या करना है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक, बाल केंद्रित शिक्षा। दूसरा हमें करना है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आसान से टॉपिक हैं बट करने तो हैं, ठीक है ना। क्वेश्चंस भी साथ साथ करते चलेंगे हर टॉपिक के, जैसे हम कर ही रहे हैं हर एक क्लास में। जो भी टॉपिक मैं कराती हूँ उसके क्वेश्चंस में साथ में लगभग करा ही देती हूँ, अगर एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। और सीटेट के सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं, जो डीट प्लस भी है, सुपर टेट है, यूपी टेट है, वहां कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो टॉपिक पढ़ने होते हैं लेकिन क्वेश्चन हो सकता है आपसे पहले कभी आया ना हो, लेकिन आ सकता है, तो उस केस में फिर हम क्वेश्चंस नहीं करते हैं उन थियरीज में, ठीक है ना। पीएनजी डलवा देंगे, पक्का डलवा देंगे। बीच बीच में से टॉपिक्स नहीं, बीच बीच में से नहीं है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं, जिस तरह से होने चाहिए थे उसी तरह से चल रहे हैं। बस एक डेवलपमेंट का आपका एक पार्ट है सीटेट वालों का, वो मैं मानती हूँ कि वो मैंने रोका हुआ है बीच में, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट वाला जो आपका एक छोटा सा पार्ट है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब बढ़िया चल रहा है ना। वो फिर आपको गलतफहमी है। इसके अलावा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पढ़े चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। वैसे तो हमारे पास समय है, पीडीएफ मिल जाएगा आपका इस मंडे तक, होपफुली मिल जाएगा, इस मंडे पक्का मिल जाएगा, होपफुली नहीं। किसी का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, मैं थोड़ा सा डाउट ले लेती हूँ 5-10 मिनट, हो सकता है आज की क्लास थोड़ी छोटी ही रखेंगे, फिर कल फ्रेश टॉपिक शुरू करेंगे चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन का। आप उदय सर की क्लास भी ले लीजिएगा इस बीच, और उस टॉपिक को पूरा करेंगे बढ़िया तरीके से, क्वेश्चंस भी करेंगे, जो नए क्वेश्चंस आए हैं, जो पुराने क्वेश्चंस आए हैं वो भी करेंगे, है ना, कैसे आ सकते हैं वो भी करेंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समय अपने पास है, सीटेट वालों के पास भी इनफ समय है, जुलाई एंड तक आपका सिलेबस खत्म कराना है, मैं आपको लिस्ट दे दूंगी। और बाकी लोगों का तो अभी चलेगा लंबा, अभी तो बहुत सारी थियरीज हैं, पर्सनैलिटी की थियरीज हैं, लर्निंग की थियरीज हैं, है ना, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक हिस्सा है। बैच देरी से लिया है, सब कब जाता हूँ, क्या करूँ, कुछ बताइए। सैटरडे और संडे को पूरा पूरा एक तरफ से बैठ के सारे सेशंस देखो, थोड़ी बहुत स्पीड इंक्रीज करके देखो, है ना, और साथ साथ नोट्स बनाते जाओ और फिर रिवाइज करो। समय थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा ऑफ कोर्स, है ना। एनईपी कराएंगे यार, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं कराया जाएगा, अगर आपके सिलेबस में है, स्पेशली सीटेट वालों की बात करूं, उसके अलावा भी मैं बहुत कुछ करा ही देती हूँ बाकी बैचेस में। तो अगर हम कहें तो सीटेट में तो गारंटी है कि 30 में से 30 आप लेके आ सकते हैं, यदि सिर्फ और सिर्फ जो आपकी क्लास यहाँ पे चल रही है सीडीपी की, उतना आप अपने दिमाग में बिठा लें, दैट्स इट। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया, अगर आपने, मैं ही कहती हूँ, एक क्वेश्चन भी अगर आपने एक्स्ट्रा नहीं किया, जितना साथ में कराए गए हैं उतने भी कर लिया, और टॉपिक आपके दिमाग में बैठ गया, 30 में से एक भी नंबर कम नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये मत सोचो कि ये कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा, क्यों नहीं कराया जाएगा, अगर काम का है आपके तो कराया जाएगा,
लेकिन अगर काम का नहीं है मान लीजिए, तो बिल्कुल नहीं कराया जाएगा, उसका कोई सेंस नहीं है। आपको कोई पीएचडी नहीं करानी है, जो काम का है वो करना है, ठीक है ना, क्योंकि कराने को बहुत कुछ कराया जा सकता है। मैं पिछले 7 साल से पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया में हूँ, पढ़ तो हम बचपन से रहे होते हैं, खैर, तो ऐसा नहीं है, कराने को तो बहुत कुछ कराया जा सकता है, बट कोई सेंस होना चाहिए। फॉर्मेटिव सबमेटिव पूछ रहे हैं, वैसे तो ये टॉपिक कभी आएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ कोर्स एक टॉपिक है जो आपका होना है। एफए और एसए की जब हम बात करते हैं, तो एफए होता है फीडबैक के लिए, कि ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही है, बीच में कोई क्वेश्चन पूछ लिया, एक्टिविटी करा दी। एसए होता है जजमेंट के लिए, कितने परसेंट मार्क्स आए ये एसए में डिसाइड होता है, सबमेटिव असेसमेंट यानी योगात्मक आकलन। और एफए की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है, रचनात्मक आकलन। ये फीडबैक के लिए होता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं और कैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हम इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। ये रिजल्ट बेस्ड होता है एसए, ये प्रोसेस बेस्ड होता है एफए, ठीक है जी। चलो कल करेंगे आराम से, ये छोटा सा ही टॉपिक था, इसको बहुत ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। डाउट अभी भी आप पूछ सकते हो, आज समय है, हम डाउट पे काम कर सकते हैं। रिवीजन के लिए एक बड़ी सी क्लास लगेगी, वो यूट्यूब पे भी लगेगी, यहां भी लगेगी, एक ही सेशन में सारा रिवीजन करा दूंगी, डोंट वरी, ठीक है जी। बॉटम अप अप्रोच, वैसे तो ये आपका सीडीपी में नहीं, उसमें आ जाता है इंग्लिश पेडागोजी में, हिंदी में भी आजकल पूछा जाने लगा है। देखो बॉटम अप अप्रोच होती है जब आप बॉटम से अप जाते हैं। बॉटम से अप कैसे जाते हैं भाई? बॉटम से अप, बॉटम क्या है? आपने पहले लेटर सीखा, वर्ड सीखा, ठीक है, वर्ड से आप गए नेक्स्ट लेवल पे, वो क्या होगा? फ्रेज, दो शब्दों को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाया, छोटा फ्रेज बनाया 2 शब्दों का। फिर आप सेंटेंस जिसमें मल्टीपल वर्ड्स होंगे, सेंटेंस की तरफ गए। फिर सेंटेंस से आप पैराग्राफ की तरफ गए जिसमें कई सारे सेंटेंसेस होंगे, वो आपने पढ़ाया सीखा। फिर पैराग्राफ से आप देख पा रहे हो ना यहां तक, स्टोरी की तरफ गए कि पूरी स्टोरी क्या है, ठीक। और वर्ड से भी पहले आप ध्वनि से यानी साउंड से शुरू करते हो, कि पहले आप ध्वनि को पहचानोगे, फिर अल्फाबेट को पहचानोगे जो आपका लेटर होगा, फिर वर्ड बनाओगे उससे। तो ये बॉटम से बिल्कुल ध्वनि से शुरू करके अल्फाबेट से, और फिर वर्ड, फिर फ्रेज, फिर सेंटेंस, फिर पैराग्राफ, फिर स्टोरी, है ना। और टॉप डाउन क्या है? सीधा स्टोरी से शुरू किया, टॉप डाउन में सीधा स्टोरी से शुरू किया, फिर पैराग्राफ, फिर सेंटेंस, फिर फ्रेज, फिर वर्ड, वर्ड मीनिंग, फिर आपका ध्वनि या साउंड। तो टॉप डाउन में उल्टा चलता है। अभिसारी और अपसारी चिंतन बता दीजिए। देखो इसको डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है दिशाओं में सोचना, और दोनों को दिया किसने था? जेपी गिलफर्ड नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इंटेलिजेंस की भी थियरी दी है। अपसारी चिंतन कह देते हैं इसको, डाइवर्जेंट थिंकिंग को। अपसारी चिंतन का मतलब है दिशाओं में सोचना, कुछ नया सोचना, कुछ डिफरेंट सोचना। क्रिएटिविटी का एक चैप्टर पे मैं क्रिएटिविटी का एक सेशन ले लूंगी, उसमें मैं आपको बता दूंगी। कन्वर्जेंट होता है पोर्टफोलियो वगैरह, ये सब कराऊंगी जब अभी आपका टॉपिक तो आने दो, डोंट वरी, है ना। इमोशंस इंटर रिलेटेड है, कॉग्निशन और इमोशन, ये ध्यान रखना है। बहुत अच्छे से हमने इमोशंस को पढ़ा है, अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है जिस दिन जो घटना घटी है, वैसे ये सब मैं सीसी में कराऊंगी, पोर्टफोलियो, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, उस दिन आपने रिकॉर्ड कर लिया उसको। क्या गौरव, क्या रिपीट हो रहा है भाई? हाँ, कैनन बार्ड में क्या एग्जांपल बताया? हाँ यूट्यूब पे होगी क्लास ऑफ कोर्स। चलिए खैर, कल है आपका हिंदी पेडागोजी क्लियर, समझ नहीं आती, आ जाएगी, डोंट वरी। क्या 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 पूछ रहे हो? मेरा वैज्ञानिक स्टेटमेंट गलत हो जाता। स्टेटमेंट किसी भी पेपर के लिए काम के नहीं होते। 1000 स्टेटमेंट याद करोगे, रटोगे, सीटेट में तो जरूरत नहीं है, बाकी एग्जाम्स के लिए बता रही हूँ। अगर आपने 1000 स्टेटमेंट भी याद कर लिए, जो कि संभव नहीं है एक नॉर्मल इंसान के लिए, उसमें से हो सकता है 2 स्टेटमेंट पेपर में आए, और वो भी हो सकता है उन 1000 में से आए ही ना। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग पे काम करना है, अपनी थियरीज के कॉन्सेप्ट पे काम करना है, प्रीवियस ईयर पे काम करना है। स्टेटमेंट रट के नहीं जाने, स्टेटमेंट को छोड़ देना है बिल्कुल। स्टेटमेंट अपनी बुद्धि से वहां तुक्का लगाएंगे या तो, या फिर छोड़ देंगे, ठीक है ना, क्योंकि उससे समय व्यर्थ होगा। रोट लर्निंग है वो, और वो आते भी नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्स में नहीं आते, किसी किसी में आते हैं, तब भी 1-2 क्वेश्चन मुश्किल से। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल पे भी आएंगे। इंटरपर्सनल होती है 2 या 2 से अधिक लोगों को जानना, इंट्रापर्सनल होती है खुद को, स्वयं को जानना। ये भी आपकी होगी ना, अभी गार्डनर हुए कहाँ है? अभी तो इंटेलिजेंस का भी टॉपिक रहता है, मैं लिस्ट दे दूंगी आपकी कौन सी क्लासेस बची हुई हैं। पीआरटी के लिए कोई बुक नहीं लेनी है आपको रामराज, जो बैच में कराया जा रहा है बहुत अच्छे से कर लो, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो।
प्रॉपर नोट्स बनाओ और प्रीवियस ईयर, दैट्स इट। बाकी मैंने कुछ कॉमन बुक्स बताई हुई हैं यूट्यूब पे, अगर फिर भी क्योंकि कई लोग मानते नहीं है, आएंगे सूर्या ट्रायल एंड एरर पे, वो सीटेट वालों के साथ नहीं बताऊंगी आपको, ये थ्योरी आपके काम की, सीटेट वालों के काम की नहीं है। और अभी कुछ क्लासेस हैं जो कॉमन चलेंगी आपकी, फिर आपकी क्लासेस अलग अलग हो जाएंगी, तो फिर ये थियरीज अभी होनी है, लर्निंग थियरीज में कराऊंगी, ट्रायल एंड एरर थियरी। मेरी दीदी आपका तारीफ करती हैं, कहती हैं कि आप बेस्ट हैं टीचर, का नेशनल अवार्ड मिलेगा, ये सुन के थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू मरीजना। ये तो आप लोग का प्यार है यार, आप लोग का प्यार, और आप लोग के सिलेक्शन होते हैं। अभी छत्तीसगढ़ में रिजल्ट आया है, असम में रिजल्ट आया था, एमपी टेट हुआ उसमें रिजल्ट आया, एनवीएस हुआ उसमें रिजल्ट आया, डीट प्लस भी हुआ उसमें रिजल्ट आया। तो जब भी टीचिंग एग्जाम के रिजल्ट आते हैं फाइनल सिलेक्शन के, आप लोगों के मेल आते हैं, मिठाइयाँ आती हैं, हम इंटरव्यूज लेते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, मजा आ जाता है। अभी केवीएस का रिजल्ट जो है वो पेंडिंग है, तो यही रिवॉर्ड अवार्ड सब कुछ यही है, जो इंसान सही से मेहनत, बहुत सारी जो चीजें हैं वो कॉमन होती हैं शैलजा, लगभग हर एग्जाम में पेडागोजी के। एक्स्ट्रा पढ़ना होता है आपको, जैसे सीटेट जितना तो आपको पढ़ना ही है, अगर आप डीट प्लस भी पढ़ रहे हैं या यूपी टेट पढ़ रहे हैं, उससे कुछ चीजें एक्स्ट्रा होती हैं, कुछ क्या कई एग्जाम्स में ज्यादा हो जाती हैं, ठीक है ना। चलिए कल मिलेंगे, आज का सेशन छोटा सा ही रहा, और क्योंकि मैं इसके साथ मर्ज नहीं करना चाह रही ये टॉपिक, जो बाकी के टॉपिक्स हैं इस टॉपिक के साथ, तो ये इमोशन कॉग्निशन यहाँ खत्म होता है। हमारे पास समय है, कोई जल्दी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, तो हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, कल मिलेंगे 7 बजे। टॉपिक रहेगा आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है, अच्छे से करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।